our question is explanation of line spectrum of hydrogen. Explanation about line spectra of hydrogen. To understand that, let us see an explanation about line spectra of hydrogen. थोड़ी देर के लिए हम सब भी साइंटिस्ट होके सोचते हैं माइक्रोसॉफ्ट खुल जा सिम सिंग, तो एक खुल गया। चलो आगे बढ़े। नया वाला पेज चाहिए, नया पेज दे लिया। फुल स्क्रीन होना है, फुल स्क्रीन हो जाते हैं। चलो अभी बच्चा लोग आपको सोचना वही है जो मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने क्या कंसेप्ट यूज किया वो हम समझते हैं। चलो, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट हाइड्रोजन नाउ। अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे, ठीक है? अरे खुलिया, हाँ। चलो, सपोज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है एंड दीज आर ऑर्बिट्स। ये जो है वो सब ऑर्बिट्स हैं जो उसके आसपास होती है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जैसे जैसे आप दूर जाते हो ना, वैसे वैसे ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है। ओके, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। सपोज कीजिए कि पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहां पे है, ओके। So you are providing radiation which gives energy to electron, और वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के कोई नए एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ओके। जंप लगा के एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन, ओके। सोचिए इनिशियल स्टेट में लोअर एनर्जी लेवल का क्वांटम नंबर आई है, तो लिखेंगे Ni, और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इनिशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सपोज फाइनल स्टेट में क्वांटम नंबर है Nf और वहां पे उसकी एनर्जी है बच्चों Ef। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, ओके। और आपको बता दूं, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जाएगा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकता, और इसीलिए जब वो इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा तो वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को डिफाइनाइट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन से एमिट करता है। इट एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है? ये पूरी फिनोमिना हुई, ओके। अब आप समझ लो, इन दोनों एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, फाइनल स्टेट में Ef, इनिशियल स्टेट में Ei। तो अगर वो एब्जॉर्प्शन करता है या फिर एमिशन करता है, वैल्यू तो दोनों एनर्जी की सेम ही होगी। सपोज कीजिए दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों डेल्टा E। क्या है? डेल्टा E। तो डेल्टा E का फॉर्मूला आएगा Ef माइनस Ei। What is the formula of delta E? Energy in final state minus energy of initial state. Understood? चलो, आपने आज ही नील्स बोर्स फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पढ़ा, माइनस RH अपॉन n स्क्वायर, इतना जूल फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या होगा? देखिए, इफ वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला, so what happens here? लिखेंगे माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर
माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस माइनस क्या होना है, प्लस। तो लिखेंगे बच्चों आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर। चलो दोनों में से मैं आर एच को कॉमन निकालूं, रिडबर्ग कांस्टेंट को, तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। अंडरस्टूड। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अच्छी तरह से लिखूं एकदम जोरदार तो लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू, बच्चों आर एच की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, इतना आएगा जूल। ओके, दैट इज द जूल। तो हमें पहली बार दो एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला मिला, जहां पे याद रखना Ni की वैल्यू Nf से कम होती है। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा Ni से Nf, और एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा Nf से Ni। So this is for absorption and this is for emission. Okay, so we have derived the formula of energy. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बच्चों मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो अगर मैं न्यू को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं, न्यू को, तो क्या आएगा, डेल्टा E बाय एच। न्यू को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो डेल्टा E बाय एच आएगा। ओके, तो आगे बढ़े। डेल्टा E की वैल्यू आप जानते हो, डेल्टा E को हम क्या लिखते हैं, आर एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। अच्छा, नीचे क्या है, डिवाइड बाय एच। दोनों की वैल्यूज रख दें तो रिडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻h है ना, 10⁻⁻34, क्या आएगा, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। हो गया, चलो डिसुम करें तो आंसर आएगा 3.29, ये -34 ऊपर गया तो +34, सो 3.29 इंटू 10⁻15, यहाँ आएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। यूनिट होगा हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। तो बच्चों नील्स बोर ने फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया कि अगर किसी डिफाइनाइट एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, या फिर डिफाइनाइट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में वापस आना है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। तो ट्रांजिशन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है या कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करनी है, उसका भी फॉर्मूला नील्स बोर ने यहाँ डिराइव कर लिया। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो यहाँ तक पहुंच गए बच्चों, फ्रीक्वेंसी तक। इसके साथ साथ मैं आगे आपको समझाऊं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C बाय लैम्बडा। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। अगर मैं C को नीचे ले जाऊं, तो आएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट ले जाओ तो आएगा 1 बाय लैम्बडा, और 1 बाय लैम्बडा को कहते हैं न्यू बार, विच इज नोन एज वेव नंबर, जिसको क्या कहते हैं, वेव नंबर।
तो बच्चों वेव नंबर का फॉर्मूला हुआ 1/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय सी। चलो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली ना, कितनी है 3.29 इंटू 10⁻15। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पीछे बचेगा 1/ni² माइनस 1/nf²। वापिस डिसुम करोगे तो 1.09677 इंटू 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf², इतना मीटर इनवर्स आएगा। सब कुछ कैलकुलेट कर लिया उन्होंने, वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लिए जो बाल्मर ने शुरू किए थे। तो याद रखो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻7, इतना मीटर इनवर्स है, बराबर। Ni का मतलब ग्राउंड स्टेट, Nf का मतलब एक्साइटेड स्टेट। और इतना ही नहीं, उन्होंने हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उन सभी स्पेक्ट्रा में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की पोजीशन इस फॉर्मूला से फाइंड की थी। पहली स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिलेगी, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिलेगी, उन सभी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी की और प्रैक्टिकली प्रूव भी की थी। तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को 90% नील्स बोर ने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अंडरस्टूड। वो बात अलग है कि अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी का भी स्पेक्ट्रा दे दो, जैसे कि हीलियम दे दो, नियोन दे दो या लिथियम लो, कोई भी, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि वो रिजिड थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझाने में 90% तक नील्स बोर सक्सेसफुल थे। तो बच्चों ये जो स्टेप्स है सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। थियरी में सबसे पहले लिखना है कि जब भी लोअर से हायर में जाना है एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और हायर से लोअर में एमिट करनी पड़ती है। फिर मैंने ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो माइंड में सोचना है तो थियरी समझ में आएगी कि ग्राउंड स्टेट Ni एनर्जी EI, एक्साइटेड स्टेट Nf एनर्जी EF, बाकी सब आपको पता है। ओके चलो वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक में। तो सी इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ दिया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो लोअर टू हायर और एमिट करोगे तो हायर टू लोअर। फिर सोचकर EF और EI का फॉर्मूला दिया। फिर जो इक्वेशंस हमने प्रूव किए वो सब इतने में लिपटा दिए उन्होंने। तो ये सभी इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से लिखने हैं यहाँ तक। ओके एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF इज मोर देन Ni। अगर एब्जॉर्प्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो लोअर से हायर जाएगा ना, तो Ni उससे NF की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर गया है, इसलिए लिखा है NF इज मोर देन Ni। लेकिन अगर एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा, तो हम लिख सकते हैं Ni इज मोर देन NF। वो डायग्राम आपको याद है ना, अभी अभी पढ़ाया। देखो आप एब्जॉर्प्शन किया तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो NF इज मोर देन Ni। एमिशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है तो NF इज लेस देन Ni। अंडरस्टूड। ओके लिखा है द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू द यूज्ड बाय रिडबर्ग। रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला है। वहां पे सेंटीमीटर इनवर्स था तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पे मीटर इनवर्स है तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। ओके इतना ही नहीं, फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन
whether in absorption or emission spectrum can be associated to the particular transition in hydrogen atom. निल्स बोर ने प्रूव किया, मैंने बताया ना वैसे, कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन कौन से जंप से बनी है, वो भी उन्होंने कैलकुलेट करके प्रूव किया था. In case of large number of hydrogen atom, different possible transitions can be observed. आप ही सोचो ना कि सपोज हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है उसमें हाइड्रोजन भरा है, उसमें अनगिनत एटम्स होंगे ना, तो कुछ एटम को कम एनर्जी मिलेगी, कुछ एटम्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, डिफरेंट एटम को डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, तो सभी के जंप डिफरेंट हो गए. किसी एक हाइड्रोजन का जंप फर्स्ट से सेकंड में होता है, दूसरे का थर्ड में, फिर फोर्थ में, कोई 5 से 2 आता है, कोई 2 से 5 जाता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं, वो आपको वहां ऑब्जर्व करने को मिलेंगे. एंड दस लीडिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उसी वजह से डिफरेंट कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है. ओके, the brightness or intensity of spectral lines depends upon the number of photons of same wavelength or frequency absorbed or emit. ये तो आप न्यूमेरिकल में भी समझाया था और लाइन स्पेक्ट्रा में भी समझाया था. जितनी ब्राइटनेस ज्यादा उतना नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, और जितनी ब्राइटनेस कम होगी उतना नंबर ऑफ फोटोन कैसा होगा, कम होगा ना. ओके, याद रखो, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करता है. ओके, और एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर. आपको याद होगा वो थियरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की थियरी में भी बताया था कि एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन. कितना ज्यादा रेडिएशन है उस पर डिपेंड है ब्राइटनेस कितनी होगी. तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नील्स बोर साइंटिस्ट ने दिया था. ओके, तो बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है, नील्स बोर को बाय बाय करेंगे अभी. लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. देखो, आप कितना भी करो, लोगों को बुरा सोचना है या बुरा करना है आपके लिए, वो करते रहेंगे. अर्ली इंडियन से चला आ रहा है, कोई नया इन्वेशन होगा तो थोड़े साल चलेगा, फिर और कोई नया साइंटिस्ट आएगा. तो जैसे जॉन डाल्टन रॉन्ग था तो रुथरफोर्ड सही था, रुथरफोर्ड रॉन्ग था, समझ रहे हो ना. जॉन डाल्टन रॉन्ग था तो जे थॉमसन सही था, जे थॉमसन सही था तो रुथरफोर्ड, वो भी सही था तो जे थॉमसन रॉन्ग. अब रुथरफोर्ड सही है, बराबर, तो बात नहीं अटकती यहाँ पे. रुथरफोर्ड भी गलत है क्योंकि नील्स बोर सही है, और अगर नील्स बोर से आगे श्रोडिंगर सही है तो फिर रुथरफोर्ड रॉन्ग होगा ना. कहने का मतलब है जॉन डाल्टन, उसका प्रिंसिपल रॉन्ग किया जे थॉमसन ने, उसको करेक्ट किया रुथरफोर्ड ने, उसको करेक्ट किया नील्स बोर ने. तो नील्स बोर को भी किसी ने करेक्ट तो किया होगा ना, वो है श्रोडिंगर, जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिया है लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर्स मॉडल. नील्स बोर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशन क्या है. ओके, तो पहले किसी की भी गलतियां निकालनी हो तो सबसे पहले उसको प्रेज किया जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear model. Okay, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो रुथरफोर्ड से तो बहुत अच्छा था और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला था. ओके, as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom. बच्चों यहाँ पे ऐसा लिखा है कि रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है इसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए किसने, नील्स बोर ने. ओके, नील्स बोर ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. इतना ही नहीं, न सिर्फ हाइड्रोजन एटम, उसने
वन इलेक्ट्रॉन वाले आयंस जैसे कि Li2+ हो, हीलियम+1 हो, बेरिलियम+3 हो, इन सभी आयंस के लिए भी लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था. इट इज अ गुड ट्राई इन कंपैरिजन ऑफ रुदरफोर्ड टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका था. लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट. It fails to account for the finer detail about doublet, that is too closely spaced line of hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic technique. अब मैं आपको, वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी वो डायग्राम याद करवाता हूं. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उस स्पेक्ट्रा में मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ किया था, शायद आपको याद होगा. यहाँ 6 स्पेक्ट्रल लाइन थी, यहाँ पे 5 स्पेक्ट्रल लाइन थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी और 2. तो बच्चों, सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखा गया तो पता चला कि कहीं कहीं पे दो स्पेक्ट्रल लाइन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी है. उसको बोलते हैं बच्चों डबलेट. कहीं कहीं पे 3 स्पेक्ट्रल लाइन एक दूसरे से जुड़ी थी, उसे बोलते हैं ट्रिपलेट. ओके, सो डबलेट और ट्रिपलेट क्यों देखने को मिलती है, वो नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका. तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा में डबलेट ट्रिपलेट क्यों देखने को मिलती है, वो एक्सप्लेन कर सका नहीं. तो पहला लिमिटेशन ये है. दूसरा लिमिटेशन, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम और आयन, उनका ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकता है. अगर मैं हीलियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा नील्स बोर एक्सप्लेन कर सका नहीं. लिखा है, दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. For example, helium atom which has only 2 electrons. Okay. Further, Bohr's theory was also unable to explain. मतलब हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर भी उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, उसे नील्स बोर एक्सप्लेन कर सका नहीं. ओके, ये दूसरा ड्रॉबैक है जो आपको अलग से लिखना होगा. तीसरा ड्रॉबैक ये है, तीसरा ड्रॉबैक कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बराबर. मैग्नेटिक फील्ड में से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करूं. कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी स्प्लिटिंग होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्प्लिटिंग हुआ, इस इफेक्ट को कहते हैं बच्चों जीमान इफेक्ट. कौन सी इफेक्ट? Zeeman effect. So Niels Bohr cannot explain Zeeman effect. Okay, वो Zeeman effect explain कर सका नहीं. Zeeman effect की definition लिखनी हो तो लिख सकते हैं, the splitting of electromagnetic radiation in presence of opposite magnetic field. The splitting of electromagnetic radiation in presence of opposite magnetic field is known as Zeeman effect. जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रहा है, आपने ऊपर नॉर्थ पोल बनाया, नीचे साउथ पोल बनाया, तो उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा. कुछ रेडिएशन अप साइड जाएंगे, कुछ रेडिएशन डाउन साइड. तो इस Zeeman इफेक्ट को समझा नहीं सके नील्स बोर. और एक चीज, सेम एक्सपेरिमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है बच्चों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे रखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पीछे फोटोग्राफिक प्लेट. तो वापिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम वेव्स कहते हैं, लाइट कहते हैं, वो रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पास करोगे तो उसमें भी स्प्लिटिंग देखने को मिला. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, स्प्लिटिंग हो रहा है, तो उसे बोलते हैं Zeeman इफेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो,
उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। कौन सी? स्टार्क इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर सके। सो ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट बोथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय नील्स बोर। बच्चों इतनी सारी बुराइयां निकाल दी, मैं एक बार याद करा दूं। सबसे पहली बुराई क्या है? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द डबलेट एंड ट्रिपलेट ऑफ स्पेक्ट्रा। दूसरी बुराई, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का स्पेक्ट्रा फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नील्स बोर समझा नहीं सकता। तीसरा, ज़ीमान इफेक्ट मतलब the splitting of electromagnetic radiation in magnetic field cannot be explained. Stark effect, the splitting of electromagnetic radiation in electric field cannot be explained. तो ये चारों लिमिटेशन आपको दी है। और फाइनली लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, लास्ट में, it could not explain the ability of atoms to form molecule by chemical bond. एटम्स कंबाइन होके कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय नील्स बोर। ओके, so it cannot explain the ability of atoms to form chemical bond and form compound. तो ये सब ड्रॉबैक्स है नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा अभी भी कुछ ऐसा मॉडल चाहिए जो इन सभी ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर सकता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।